डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लखनऊ अग्निकांड के बाद सीएम योगी सख्त, बेसमेंट में अब कोचिंग सेंटर चलाने और कारोबार करने पर रोक। सभी सरकारी विभागों को सख्ती का आदेश, चेकिंग लगातार जारी। मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे, बड़े पैमाने पर चोरी के संकेत, एफआईआर की सिफारिश। रांची जे T20 फाइनल में भगदड़ में कई घायल, फ्री एंट्री की चर्चा से उमड़ी भीड़, आक्रोशित दर्शकों ने की तोड़फोड़। अमेरिका में ट्रंप के सांसद हुए बागी, ईरान के खिलाफ जंग रोकने का प्रस्ताव संसद में पास। ट्रंप की रिपब्लिकन के 4 सांसदों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टॉप अपडेट्स में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट्स की। लखनऊ अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बेसमेंट के उपयोग पर सख्त आदेश जारी किए हैं। नए निर्देशों के अनुसार अब किसी भी इमारत के बेसमेंट में कोचिंग सेंटर संचालित नहीं किए जा सकेंगे और न ही किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति होगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी संबंधित विभागों को नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और अवैध रूप से संचालित कोचिंग सेंटरों व व्यवसायों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को ऐसे भवनों की पहचान कर तत्काल जांच करने को कहा गया है। साथ ही आग से बचाव और आपदा प्रबंधन संबंधी सभी सुरक्षा प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। जांच में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर संचालकों के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। सीएम ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संबंधित इमारत पर नोटिस चस्पाकर 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर भवन के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। यह इमारत रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के मालिक वीरेंद्र शुक्ला की बताई जा रही है। पुलिस पहले ही गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर वीरेंद्र शुक्ला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। मामले में लापरवाही के आरोप में एलडीए के 6 अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है, जबकि 18 अन्य अधिकारियों के खिलाफ शासन को नोटिस भेजा गया है। घटना की जांच के लिए गठित एसआईटी और फॉरेंसिक टीम ने भी मौके का निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। एसआईटी में आईपीएस प्रवीण कुमार और आईएएस अमृत अभिजात शामिल हैं, जिन्होंने घटनास्थल से कई अहम सबूत एकत्र किए हैं। फिलहाल मामले की गहन जांच जारी है और आगे की कार्रवाई रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गठित एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट ने कई चौंकाने वाले खुलासे के संकेत दिए हैं। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंप दी है, जिसमें चढ़ावा चोरी के साथ साथ कथित कमीशन खोरी और प्रशासनिक अनियमितताओं का भी उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में मंदिर कर्मचारियों की नियुक्ति और चढ़ावे की गणना प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर हेरफेर की आशंका जताई गई है। जांच दल ने संबंधित साक्ष्य और गवाहों के बयान भी रिपोर्ट में शामिल किए हैं। ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों, उनके रिश्तेदारों और करीबियों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। सूत्रों के अनुसार कुछ पदाधिकारियों को लापरवाही का दोषी पाया गया है, जबकि कुछ पर हेरफेर में शामिल होने की आशंका जताई गई है। अब गृह विभाग रिपोर्ट को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई और संभावित मुकदमा दर्ज होने पर निर्णय लिया जा सकेगा। जेएससीए में मंगलवार को आयोजित J20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले के दौरान भारी भीड़ उमड़ने से स्टेडियम परिसर में अफरा तफरी और भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। मैच देखने के लिए उम्मीद से कहीं ज्यादा अधिक संख्या में दर्शक पहुंचने के कारण वेस्ट गेट पर अव्यवस्था फैल गई। भगदड़ में कम से कम 3 लोगों के घायल होने की सूचना है, जबकि अन्य कई लोगों को मामूली चोटें आई हैं। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार फाइनल मुकाबले में फ्री एंट्री की जानकारी फैलने से बड़ी संख्या में लोग स्टेडियम पहुंचे थे।
भीड़ बढ़ने के बाद कई दर्शकों को प्रवेश नहीं मिलने पर नाराजगी बढ़ी और गेट पर धक्का मुक्की तक शुरू हो गई। स्थिति बिगड़ने पर कुछ लोगों ने वेस्ट गेट पर तोड़फोड़ का नुकसान पहुंचाया। सूचना मिलते ही सुरक्षा कर्मियों और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर अतिरिक्त बल की मदद से हालात को नियंत्रित कर लिया। पूरे महाराष्ट्र में दक्षिण पश्चिमी मानसून के पहुंचने के साथ ही मुंबई में भारी बारिश का दौर शुरू हो चुका है। मंगलवार रात हुई मूसलाधार बारिश ने शहर के कई निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई है और सड़कों पर पानी भरने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अंधेरी सबवे में अत्यधिक पानी भर जाने के कारण उन्हें वाहनों की आवाजाही के लिए अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। पीएमसी के अनुसार 23 जून को सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक शहर में औसतन 56 मिमी बारिश दर्ज की गई। पश्चिमी उपनगरों में कई इलाकों में 1 घंटे के भीतर तेज बारिश हुई, जिससे हालात और भी बिगड़ गए। एवरार्ड नगर का सबवे भी जल भराव के चलते बंद करना पड़ा, जबकि ईस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर कम दृश्यता और पानी जमा होने से यातायात प्रभावित रहा। राहत की बात यह रही कि मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल ट्रेन सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहीं। लगातार बारिश को देखते हुए प्रशासन सतर्क और हालात पर नजर बनाए हुए है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान युद्ध के मुद्दे पर बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। अमेरिकी सीनेट ने एक प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिसमें ट्रंप से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने की मांग की गई है। इस प्रस्ताव के पक्ष में 50 और विरोध में 48 वोट पड़े हैं। खास बात यह रही कि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 4 सांसदों ने भी प्रस्ताव के समर्थन में वोट देकर पार्टी लाइन से अलग रुख अपनाया। ईरान पर अमेरिकी हमले और उसके बाद बड़े तनाव को लेकर ट्रंप को अपनी ही पार्टी के भीतर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यह पहली बार है जब अमेरिकी संसद के दोनों सदनों ने युद्ध शक्तियों से जुड़े प्रस्ताव के जरिए राष्ट्रपति को सैन्य मोर्चे से सेना हटाने का निर्देश दिया। रिपब्लिकन पार्टी के पास दोनों सदनों में मामूली बहुमत होने के बावजूद इस मतदान ने ट्रंप की बढ़ती राजनीतिक चुनौती को उजागर कर दिया है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिला अस्पताल में महिला शौचालय के भीतर नवजात का शव मिलने से हड़कंप मच गया और अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। शव मिलने की सूचना पर परिजनों, तीमारदारों और अस्पताल कर्मचारियों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस अस्पताल पहुंची और नवजात के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने भी अस्पताल प्रशासन को फुटेज की जांच कर नवजात को शौचालय में छोड़ने वाले व्यक्ति की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर पहले मामले की गहन जांच कर रही है। घटना के बाद अस्पताल में चर्चा और चिंता का माहौल बना हुआ है। अमेठी के कमरौली थाना क्षेत्र स्थित पूरे मौलाना बरसंडा गांव में एक वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान डांस को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। बताया जा रहा है कि पुराने विवाद और बच्चों के बीच हुई कहासुनी के बाद मामला भले ही शांत हो गया था, लेकिन बाद में दबंगों ने पीड़ित पक्ष के घर में पहुंचकर हमला कर दिया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडों और धारदार हथियार का जमकर इस्तेमाल हुआ, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। मारपीट में गंभीर रूप से घायल एक दिव्यांग युवक को ट्रॉमा सेंटर जगदीशपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना में कुछ महिलाओं के कान कटने की भी सूचना दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए 4 लोगों को हिरासत में लिया है तथा मौके से धारदार हथियार भी बरामद किए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में तेज रफ्तार बाइक ट्रैक्टर ट्रॉली से पीछे टकरा गई, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा मुस्कुरा थाना क्षेत्र के हमीरपुर रोड स्थित शिव मंदिर के पास हुआ। बताया जा रहा है कि ट्रॉली पर बारिश से बचाव के लिए काली पन्नी ढकी हुई थी और उस पर रिफ्लेक्टर भी नहीं लगा था। अंधेरे में ट्रॉली स्पष्ट नहीं दिखाई देने के कारण बाइक सवार उसे नहीं देख सका और पीछे से जा भिड़े। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया।
वहीं मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी है। हमीरपुर में NH 34 हाईवे पर स्थित यमुना पुल की सड़क मरम्मत के चलते 3 दिनों तक रात के समय वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पुल पर आवश्यक मरम्मत कार्य कराया जा रहा है, जिसके चलते 26, 27 और 28 जून को रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक पुल बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान किसी भी प्रकार के वाहन को पुल से गुजरने की अनुमति नहीं होगी। पुल बंद रहने से हमीरपुर प्रयागराज मार्ग पर यात्रा करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने डायवर्जन प्लान जारी कर वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए हैं। अधिकारियों ने लोगों से निर्धारित मार्गों का उपयोग करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद पुल को पुनः यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। मामला हमीरपुर सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित यमुना पुल से जुड़ा है। कासिमपुर क्षेत्र में ज्वेलरी कारोबारी से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 5 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपियों ने 17 जून को घुरेरा चौराहे के पास ज्वेलरी व्यापारी नसीम से सोने चांदी के जेवरातों से भरा बैग लूट लिया था। घटना के बाद से पुलिस, SOG, SWAT और सर्विलांस टीम लगातार बदमाशों की तलाश में जुटी हुई थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अमित सिंह, सत्यपाल मौर्य, मुजीब अभिषेक और रोहित तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से लूटे गए अधजले सोने चांदी के जेवरात, 5 अवैध तमंचे, 11 कारतूस, वारदात में प्रयुक्त ब्रेजा कार और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। जांच में सामने आया कि अमित सिंह अपनी कार पर फर्जी तरीके से जिलाध्यक्ष करणी सेना लिखवाकर पुलिस चेकिंग से बचने की कोशिश करता था। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से उनके अन्य साथियों और आपराधिक गतिविधियों के संबंध में पूछताछ कर रही है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। झांसी के बबीना कस्बे में कूड़ा डालने को लेकर शुरू हुआ विवाद बीच बाजार में मारपीट में बदल गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शास्त्री नगर निवासी संतोष ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि उसकी दुकान के सामने कुछ लोगों ने कूड़ा डाल दिया था। विरोध करने पर विकास गोस्वामी, अशोक गोस्वामी और राजा गोस्वामी ने उनके साथ मारपीट की। संतोष का कहना है कि जब उसकी पत्नी और बेटी उसे बचाने पहुंची तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। घटना के दौरान बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया और कई लोग मौके पर जुट गए। मारपीट की पूरी घटना किसी ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पीड़ित की तहरीर के आधार पर बबीना पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत के हजारा थाना क्षेत्र में धर्म परिवर्तन के लिए कथित रूप से दबाव बनाने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार ग्रामीणों की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रामा राजभर को हिरासत में लिया गया है। आरोप है कि वह लोगों को सरकारी नौकरी और आर्थिक लाभ का लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा था। ग्रामीणों ने शिकायत की कि धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर आरोपियों द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी और पर्याप्त आधार मिलने पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच में जुटी हुई है। पीलीभीत के माधोटांडा थाना क्षेत्र स्थित गांव सबलपुर मुस्तकिल रमपुरा फकीरे में खेत में काम कर रहे 5 मजदूरों की अचानक तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर गन्ने की गुड़ाई कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने मीठा शरबत पिया था। शरबत पीने के कुछ ही देर बाद मजदूर खेत में बेसुध होकर गिर पड़े, जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी फैल गई। परिजन तत्काल 3 मजदूरों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां उनकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के बाद खेत स्वामी के मौके से चले जाने की भी चर्चा है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों व ग्रामीणों से पूरे मामले की जानकारी जुटाई। वहीं पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है और शरबत पीने के बाद मजदूरों की हालत बिगड़ने की वजह का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल सभी प्रभावित मजदूरों का उपचार जारी है।
श्रावस्ती के जमुनाहा ब्लॉक क्षेत्र स्थित महदेवा सलारपुर गांव में शमशान भूमि पर किए गए अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। ग्रामीणों की शिकायत के बाद राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और शमशान की जमीन पर बने दुकानों तथा भवनों को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान वर्षों पुराने अतिक्रमण को हटाया गया। अभियान कानून को और लेखपालों की मौजूदगी में शांतिपूर्वक संपन्न कराया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में प्रशासन की सख्ती को लेकर चर्चा बनी हुई है। राजधानी दिल्ली में आयोजित पद्म पुरस्कार 2026 के दूसरे वितरण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियों को सम्मानित किया। सिनेमा जगत से अभिनेता आर माधवन को कला क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री प्रदान किया गया। वहीं मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मम्मूटी और हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा दिवंगत अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। इस वर्ष कुल 131 हस्तियों को कला, साहित्य, खेल, विज्ञान और सार्वजनिक जीवन में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। इसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं। फिल्म जगत की कुल 8 हस्तियों को इस बार पद्म सम्मान प्राप्त हुआ है। समारोह में सम्मानित कलाकारों की उपलब्धियों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल कर गौरवान्वित किया गया। रोमांटिक ड्रामा फिल्म मैं वापस आऊंगा बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन के बाद अब अपनी ओटीटी रिलीज को लेकर चर्चा में है। शुरुआती सप्ताह में धीमी कमाई करने वाली इस फिल्म ने दूसरे हफ्ते में जोरदार वापसी कर दर्शकों को प्रभावित किया है। जानकारी के अनुसार फिल्म की डिजिटल स्ट्रीमिंग के अधिकार पहले ही नेटफ्लिक्स को दिए जा चुके हैं और थिएटर रन समाप्त होने के बाद इसे इसी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जा सकता है। हालांकि फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आमतौर पर फिल्मों को ओटीटी रिलीज 45 से 60 दिनों के भीतर होती है। ऐसे में इनके अगस्त महीने में स्ट्रीम होने की संभावना जताई जा रही है। इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ के साथ शर्वरी बाग, नसीरुद्दीन शाह और वेदांग रैना अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने दूसरे वीकेंड में शानदार उछाल दर्ज किया। अब तक फिल्म का नेट कलेक्शन 26 करोड़ रुपए से अधिक पहुंच चुका है। तो फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।